जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो भाई हम यूनिट 1 जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 2 की सेमेस्टर सेकंड की कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यूनिट 2 की पहली वीडियो के साथ आ चुके हैं। इसकी 2 वीडियो आएंगी। इसका जो पीडीएफ आएगा वो जॉइंट पीडीएफ आएगा, कंप्लीट यूनिट का आएगा आफ्टर द पार्ट 2। और उस पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में पिन है। आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि पीडीएफ के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं दी होती हैं, जो मैं वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूँगा। लाइक ई क्या होता है, एच क्या होता है, बी क्या होता है, म्यू क्या होता है, रो क्या होता है, डी क्या होता है। ये जो टर्म्स हैं ये मैं इस वीडियो में, या फिर इनके रिलेशंस क्या होते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच, या फिर डी इज इक्वल टू मैं एप्साइल इंटू ई प्लस डी, ये 2-3 जो है अपन रिलेशन यूज़ करेंगे। पी है, इस तरीके के 3-4 रिलेशन हम यूज़ करेंगे। ये हमने जो है पिछले सेमेस्टर से उठाए हैं। पिछले सेमेस्टर में मैंने प्रूफ करना सीख चुके हैं कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो हम इनका हल्का फुल्का जर्नल यूज ही सीखेंगे। तो हम खैर छोड़िए, जो इसमें मेन है 16 मार्क्स का क्वेश्चन, वो है मैक्सवेल इक्वेशन से। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी थी भाई, ठीक है। लेकिन उस मैक्सवेल की 4 इक्वेशन से पहले हम एक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, दैट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की फिक्सिंग। कि भाई एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पाई जाती है। जैसे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आप जानते हैं, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ये क्या होता है आपका एम्पियर सर्क्यूटल होता है, वेयर आई इज इक्वल टू में, जहां पर आई जो होता है आपका क्या होता है, करंट डेंसिटी पर यूनिट, सॉरी ये होता है करंट डेंसिटी। क्या होती है, करंट डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय जे विच इज इक्वल टू में करंट पर यूनिट एरिया। क्लियर। तो इफ आई विल राइट लाइक दिस, मैं आई को कुछ इस तरीके से अगर राइट कर लूँ, फॉर अ स्मॉल सरफेस एरिया जे इंटू डी एस, आई एम नॉट रॉन्ग। इफ आई विल पुट दिस वैल्यू इन देयर इन दिस इक्वेशन, then I will get mu naught JDS. Clear. If I apply a Stokes theorem, I will directly apply. You know about the Stokes theorem, how to it apply. Clear. और इसको अगर मैं स्टोक्स थ्योरम पे अप्लाई करूं, तो व्हाट आई शुड बी विल बी गेट, सॉरी स्टोक्स थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम हमने अप्लाई की, तो आप जानते हैं वो स्टोक्स थ्योरम क्या रिजल्ट देती है। मैंने उसको डायरेक्ट अप्लाई यहाँ पे कर दिया। इफ आई विल कट लाइक दिस, देन नो डाउट it will be correct, mu naught j, this will be the एम्पियर फिक्सिंग लॉ। अब एम्पियर फिक्सिंग लॉ जब हम सीख रहे थे, तो अपने को एक डाउट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे कि ये एक आल्सो, इस फॉर्म को जो है हम क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फॉर्म भी बोल सकते हैं। ये इंटीग्रेटिंग फॉर्म भी है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एम्पियर फिक्सिंग लॉ की जो है ये क्या है, फिक्सिंग है। अब अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट को बेसिक से पढ़ें कि सर हमने जो सर्किट यूज़ किया है, जो भी एक सर्किट यूज़ करेंगे उसके अंदर हमने अब तक सिंपल करंट इंड्यूस किया है। लेकिन जो पूरी मैक्सवेल इक्वेशन है वो सारी की सारी एक करंट के ऊपर घूमती हैं। वो रिप्रेजेंट होता है आईडी से, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो व्हाट यू मींट बाय डिस्प्लेसमेंट करंट, तो हम इस कंसेप्ट में इसको मॉडिफाई करेंगे अब विद द हेल्प ऑफ, ये कंप्लीट नहीं है ये, इसमें क्या है, जो अभी तक हमने सिंपल करंट इंड्यूस किया है, अब तक हम इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट को इंड्यूस नहीं कर पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डी सी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। डीसी वो डीसी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट की शॉर्ट फॉर्म मैंने ऐसे डिनोट कर दिया, आप पीडीएफ में अच्छे से लिखा हुआ है पूरी डेफिनेशन। एक जनरल डेफिनेशन ये बोल दिया जाता है कि जो फ्लक्स चेंज होता है टाइम के रिप्रेजेंट में, टाइम के रिप्रेजेंट में जो फ्लक्स का चेंज होता है, उसी चेंज को जो है हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। उसी को हम जो है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के प्यारे नाम से जानते हैं, स्वीट नेम्स से जानते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इसकी एक जनरल डेफिनेशन बता दी मैंने आपको। इट इज अ करंट विच प्रोड्यूस्ड व्हेन फ्लक्स चेंज विथ टाइम। क्लियर। अब अगर हम इसको ड्राइव करें, सर आईडी की हम वैल्यू निकालें, तो हम कैसे निकालेंगे जनाब। तो आप देखिएगा, हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं, हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं और एक डिवाइस से इसे कनेक्ट कर देते हैं। और कैपेसिटर ऐसा है जो फुली चार्ज है, बिल्कुल ठुका हुआ है, भरा हुआ है, किससे, चार्ज से। अब इसके अंदर से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, वो चार्ज इधर आएगा, इधर आएगा, जिस भी पाथ से आएगा आएगा, वो डिवाइस के अंदर आएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट्स, आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, क्यू बाय में ए एप्सिलॉन। आप इसे न समझ पाए तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब तो अच्छे समझ गए, मैं ये यूज कर रहा हूँ। क्लियर। इफ आई विल मल्टीप्लाई लाइक दिस, मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, एप्सिलॉन इनटू ई, नो डाउट। इफ आई विल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, देन व्हाट आई शुड बी गेट, डी ई
बाई डी टी। क्लियर। और डी क्या होगा, डी टी इज आई, वेयर आई इज रिप्रेजेंटेड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर जो कैपेसिटर के कारण जो करंट फ्लो होगा उसको हम आई डी से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब हम आई को बाहर रखते हैं और ई को, एप्सिलॉन को अंदर ले जाते हैं, ई बाई एम डी टी। Now, in the previous semester, we will studied about displacement, electric displacement, which is represented by D vector. It is represented by ID. And in the previous semester, we will discuss about the electric displacement, which is represented by D vector, which is equal to my epsilon naught of electric field plus P, where P represents the polarization. If the polarization is 0, then D is equal to my E naught epsilon. Now put this value is equal to my here. ID is equal to my A डी बाई डी टी। क्लियर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई अपने पास, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की। अब हम इसमें क्या मॉडिफाई करेंगे सर, एम्पियर सर्किटल लॉ की इक्वेशन में हम क्या मॉडिफाई करने जा रहे हैं। अपने को एक इक्वेशन मिली थी अभी तक कि बी डी एल, हम म्यू नोट आई लिखते थे, लेकिन अब हम लिखेंगे म्यू नोट प्लस आई डी। क्लियर। और इस म्यू नोट आई डी को अब हम पूरे के अंदर जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करते थे, जे डी एस लिख देते थे, समझ गए ना कैसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जे डी लिख देंगे। क्लियर। जे डी लिख देंगे और डी एस लिख देंगे, ये वैल्यू आ गई। अब अपने को जे डी की वैल्यू नहीं पता, क्यों नहीं पता, यहाँ देखो आई डी की वैल्यू अपने पास क्या दी हुई है, ए डी टी बाई डी टी दी हुई है। अब अगर मैं इसको एरिया से बोथ साइड में डिवाइड कर दूँ, इसका एरिया इससे कैंसिल, और आई बाई जे डी क्या होता है, जे डी, ये जे डी की वैल्यू आ गई। करंट डेंसिटी आ गई, करंट डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक करंट की रिस्पेक्ट में। क्लियर। इफ आई विल पुट दिस वैल्यू हेयर, देन व्हाट आई शुड विल गेट, आई विल गेट लाइक दिस, बी डी एल म्यू नोट जे प्लस करली करली ले लो या डी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डी ले लीजिए, डी लिया तो हमने, दोनों इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ आई विल अप्लाई हियर स्टोक्स थ्योरम। व्हाट शुड बी आई गेट लाइक दिस, ds is equal to my mu naught j plus curly d vector by dt into ds। now ds से ds कैंसल, इंटीग्रेशन साइन यहाँ भी था ना, सॉरी यहाँ पर इसके साथ भी तो इंटीग्रेशन साइन आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन आया था तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन साइन को मिस कर गए। बोथ साइड जब ds हमने स्मॉल एरिया लिया तो इंटीग्रेशन साइन आएगा, उसके लिए सॉरी भाई। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन, उसको यहाँ से कैंसिल। तो कुछ इस प्रकार की अपने पास क्या निकल के आ गई, लास्ट एक फॉर्म निकल के आ गई। अब अगर हम थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो मैं जानता हूं B इज इक्वल टू में म्यू नोट H होता है। तो अगर मैं B वेक्टर बाई U लिखूं तो वो किसके इक्वल होगा, H के होगा। इफ इसको इस यू नोट को मैं डिवाइड में ले आता हूं तो ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, H। अब ये मत पूछ लेना कि H क्या है, क्योंकि ये पिछले सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी आपकी जर्नल नॉलेज के लिए, मैं जर्नल अवेयरनेस के लिए मैं बता देता हूँ कि H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कि आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया, किसी भी सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड हम देते थे, आपको याद होगा H और M से हम रिप्रेजेंट करते थे दो वैल्यूज़ को। H जितना हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया, कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, पिछले सेमेस्टर में हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे तो हम इस चीज़ को शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हमने इस चीज़ को कैसे यूज़ किया। तो ये थी टोटली मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। ये टॉपिक भी आ सकता है आपके 8 मार्क्स में। ये थी एम्पियर की फिक्सिंग लॉ। अगर आपको मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ आता है तो ये आपको पूरी की पूरी डिटेल इन कंप्लीट डेप्थ आपको लिखनी पड़ेगी विद सम डेफिनेशंस विच आई कैन नॉट राइट इन दिस video. I will write this all these definitions which is important for this in the PDF. You will take the PDF from the Telegram. चलिए अब हम जो है बेसिक पे बात करते हैं। अब सबसे पहली बात हम जो करेंगे, अब हम जो है टोटली बात करेंगे पूरी यूनिट के अंदर, वो बात करेंगे 4 मैक्सवेल की इक्वेशन के अंदर। पार्ट 1 के अंदर हम 4 मैक्सवेल की इक्वेशन लेंगे। मैं चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशन को सबसे पहले किसी मीडियम के लिए बताऊंगा, फिर उनको हम वैक्यूम के लिए करेंगे। वैक्यूम के लिए बिल्कुल जस्ट एक छोटा छोटा चेंज करना हम सबके अंदर, और मीडियम के अंदर आप उन्हें अच्छे से कर ले जाएंगे। अब हम इसमें सबसे पहली जो बात सीखते हैं वो सीखते हैं मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। कई बार क्या होता है कि कई किताबों में इनका ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया जाता है। मैं जो है अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा,
मैं इस इक्वेशन का जो भी इक्वेशन आएगी उनके साथ में उसका डेरिवेशन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, साथ में उस इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पीडीएफ में भी इसी तरीके से की गई है। तो जो किताब के अंदर पहली दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है। भाई ये एक मैक्सवेल की इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो देखो आपको याद करनी ही पड़ेगी। प्रूफ मैं करवा दूंगा कैसे करना होता है, लेकिन इक्वेशन तो याद करोगे। अब हम इसको प्रूफ करेंगे बाय फैराडे लॉ से, इसका डेरिवेशन हम करेंगे बाय फैराडे लॉ। अब आपको फैराडे लॉ के बारे में पता होना चाहिए। What you meant by first law of Faraday? That will represent that EMF is directly proportional to flux. And by electric Ampere's law, I will again repeat, by electric Ampere's law, we can write E is equal to में E dot dl is equal to में E। ये आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम इसका प्रूफ नहीं करा सकते। आपको डायरेक्ट यूज करना है बाय एम्पियर्स इलेक्ट्रिक लॉ से हम इसको यूज करेंगे इस स्टेटमेंट को। एंड बाय सेकंड लॉ ऑफ एम्पियर, सेकंड लॉ ऑफ एम्पियर क्या होता है, E इज इक्वल टू में माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, क्योंकि एक टर्म अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की लेनी तो यहाँ पे आ गई, एक टर्म अपने को मैग्नेटिक फील्ड की लेनी तो यहाँ पे लिखेंगे। ये एम्पियर्स का सेकंड लॉ से आया, एम्पियर की सेकंड लॉ तो सॉरी एम्पियर कह रहा हूँ, फैराडे के सेकंड लॉ से ये स्टेटमेंट हमने उठाई है। आपको नहीं पता तो आपको यूनिट 1 की फर्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। अब अगर मैं फाई के अंदर क्या लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी बी डॉट, तो आई विल राइट बी इंटू डी एस। क्लियर, यहाँ पे डी एल यूज़ किया तो इसके लिए भी हम शॉर्ट यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से ई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी बाई डी टी इंटू बी इंटू डी एस वेक्टर। क्लियर, और साथ में क्या आएगा, छोटा एस यूज़ किया तो डबल साइन इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट एरिया। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँ, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूँ, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरी इक्वेशन से मैं कंपेयर कर दूँ, तो ई वेक्टर डी एल किसके इक्वल आ जाएगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या अप्लाई करने वाला हूँ, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम के यूज से हम इसको ds डायरेक्ट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ इसके अंदर यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि बार बार मैं उस चीज़ को करने से आपकी वीडियो ही लेंथी होगी और मैं आपके टाइम की कीमत जानता हूँ क्या है। बड़ी मुश्किल तो आप किसी वीडियो को ओपन करते हैं और फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाए, तो ऐसे ही हमारे लिए रिस्क होता है। क्लियर, तो यहाँ से इस चीज़ को मैंने डायरेक्ट कट कर दिया और मैं इसको डी वी बाई डी टी लिख सकता हूँ। और यही क्या है, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन है। प्रूफ हमने कैसे किया है, एम्पियर्स लॉ के यूज से। तो जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, जब भी हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है जिस चीज़ का यूज किया है। तो इससे अपने को क्या हो गया, हमने फैराडे लॉ का जब यूज किया तो अपने को इसमें फैराडे लॉ की हमने क्या कर ली, वेरिफिकेशन कर ली। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि हमने फैराडे लॉ की क्या कर ली, वेरिफिकेशन कर ली। दूसरा हमने देखा कि ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि टाइम वाला वेरिएबल इसके अंदर आ रहा है। तो मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है वो कैसी है, टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक इस तरीके से भी इसकी थर्ड करेक्टरिस्टिक्स बन जाती है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की टाइम के रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो डायरेक्टली इक्वल आएगा किसके, करल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। करल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आता है, डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, ये हमने थर्ड चीज़ से सीखी। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम इसमें एक और सीखें, ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन थी, इसका पूरा डेरिवेशन था ये, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अगर इससे भी हटके एक कंसेप्ट और सिखाएं जो पिछले सेमेस्टर में भी कई बार डिस्कस हुआ है, ई डी एस इक्वल टू में क्यू बाई एप्साइल, ये आप लोग जानते होंगे। इस फॉर्म को मैं आगे यूज़ करूँगा, इसको मैं इधर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे मैं आसानी से यूज़ कर पाऊँ, ताकि ये क्या है आपकी एम्पियर्स सॉरी गोज लॉ है। अगर इस गोज लॉ के अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार बता दिया भाई कि क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू बाई वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, आपके रो के इक्वल होती है। क्लियर, ये क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। कई बार हम इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं पिछली सारी वीडियोज़ के अंदर। तो अभी यहाँ क्या यूज़ कर देंगे हम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से ये जो सरफेस एरिया है, ये जो डबल सरफेस एरिया था किसके अंदर चेंज हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के अंदर। और ई डी एस इंटू डी वी इजक्वल टू 1/एप्साइल रो डी वी। अगर मैं इससे इसको कैंसिल कर दूं, इससे इसको कैंसिल कर दूं, तो रो ई डी किसके इक्वल आ गया, 1/एप्साइल नॉट और रो इसके इक्वल आ गया। इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस हेयर, इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस हेयर, देन
दिस वेक्टर इज इक्वल टू माई रो एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माई डी, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। ये भी इससे क्या हो गया, इनडायरेक्टली मैंने इससे प्रूफ करने की कोशिश कर दी। और अगर जो मैंने प्रूफ किया ना, ये प्रूफ किया है, यही क्या है, मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, इसी को बोलते हैं जो मैंने प्रूफ कर दिया। क्लियर। देखो प्रूफ कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन मैंने प्रूफ यहाँ पे मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन कर दी, तो इसको मैं दोबारा भी कराऊंगा, अभी जब थर्ड इक्वेशन को इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें अब हम सेकंड कंसेप्ट लेते हैं, इसकी सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल की दूसरी इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड, एम एस लिख देता हूँ मैं, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, आप समझ जाइए। तो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है कि करंट ऑफ एच, एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इज इक्वल टू में जे वेक्टर प्लस करली डी बाई डी टी। इसमें देखो किसी को प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी। आई थिंक इन दिस इक्वेशन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं एम्पियर्स लॉ के अंदर मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट एक तरीके से आपके लिए सिर्फ करके देख रहा हूँ। मैंने अब इसकी जो भूमिका है ना इससे पहले तैयार कर दी है कि कैसे मैंने इसका पूरा वो चिट्ठा किया था, आई प्लस आई डी मैं वहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ किसके इक्वल होता है। अब थोड़ी एक्सप्लेन करूँगा बार बार में, मेरे दिमाग ख़राब है तो मैं बार बार में उसको एक्सप्लेन करता फिर आपके लिए, जे डी डी एस। क्लियर। और इफ़ आई विल अप्लाई देर इज़ अ, if I will apply what about Stokes theorem, then what should we get, ds curly dot b vector is equal to mu naught curly s ले लीजिए सरफेस एरिया के लिए, और j ds प्लस जे डी डी एस, और डी एस दोनों में से कॉमन करके इसमें डी एस आएगा, कैंसिल कर दीजिए। तो करली बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, म्यू नोट जे प्लस जे डी, और जे डी आपका किसके इक्वल होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, करली डी बाई डी टी के ऊपर। प्रूफ भी कर चुका हूँ मैं कैसे आता है, शुरू में देखिएगा इस वीडियो को, अगर आपने समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। और इसको मैं म्यू नोट बाय में ले आऊँ तो इसमें जे प्लस करली डी वेक्टर बाई डी टी हो गया, और ये किसके इक्वल होता है, एच के, जे प्लस करली डी वेक्टर बाई डी टी। ये क्या आ गई, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इसके भी अगर मेरे को करेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़े तो इसके पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, ये टाइम डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड है। दूसरी, इससे अपने को प्रूफ क्या हो रहा है, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ इससे प्रूफ हो जाता है। तीसरा, ये रिलेशन शो करता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बीच में, सरफेस करंट डेंसिटी के बीच में, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में। ये इससे क्या हो गई, करेक्टरिस्टिक्स सिद्ध हो गई है, पीडीएफ के अंदर डिटेल से लिखी हुई है। तो थर्ड इक्वेशन जो भी मैं गलती से बता गया था वही पूरा डेरिवेशन एज इट इज करना है आप लोगों को। ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है, मैं बता देता हूँ फिर भी जल्दी से बताऊंगा। ई डी एस किसके इक्वल, क्यू बाई एप्साइल के अंदर, क्यू बाई एप्साइल को मैंने किस में चेंज कर लिया, डी वी बाई एप्साइल नोट के अंदर चेंज कर लिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, अप्लाइंग वट गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, गोस डाइवर्जेंस थ्योरम से प्रूव करके मैंने इधर क्या ले लिया, ई वेक्टर इज इक्वल टू में रो बाई एप्साइल। अब देख लेंगे वो वहाँ से, इसको मैं इधर ले आऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, डी वेक्टर विच इज इक्वल टू में रो। और यही क्या है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन अपने को क्या बताती है कि देखिएगा, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन अपने को क्या सिग्निफिकेंस देती है। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की पहली सिग्निफिकेंस है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये दोनों डिपेंड करती थी, ये डिपेंड नहीं करती है टाइम के ऊपर। और ये तीसरा प्रूफ क्या दे देती है, गोस थ्योरम को प्रूफ कर देती है, क्योंकि हमने इसको किसकी सहायता से किया है, गोस थ्योरम की सहायता से किया है। तीसरी बात है, ये एक स्केलर क्वांटिटी देगी, क्योंकि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट होगी तो अपने को स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। जबकि हम सेकंड इक्वेशन को देखें या फिर फर्स्ट इक्वेशन को देखें, उनके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अपने को क्या देता है, ऑलवेज क्या देता है अपने को, वेक्टर क्वांटिटी। जबकि ये इक्वेशन अपने को क्या देगी, एक स्केलर क्वांटिटी देगी। अब अगर हम बात करें मैक्सवेल की आखिरी और चौथी इक्वेशन, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन के अंदर, तो उसको अब हम कंटेन करते हैं मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन के अंदर, जो जिस इक्वेशन की कुछ इस तरीके से विवरण कर दिया जाता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू में जीरो। वाई, इसको रीजन में आ जाता है 2 मार्क्स में कि वाई दिस इज जीरो, बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट सिंगली, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट सिंगली, मोनोपोल कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। मोनोपोल मतलब कोई भी मैग्नेट होगा वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा, एक पोल में कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से ये इक्वेशन जीरो के इक्वल होती है। इसको प्रूफ करने के लिए हम सिंपल जो है लेते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर से मान लेते हैं कि जितना फ्लक्स इधर से गया उतना ही फ्लक्स आउटसाइड हो गया।
मीन्स जो फ्लक्स का चेंज था किसी सरफेस एरिया के अंदर, जो फ्लक्स का चेंज था वो जीरो आया। अब अगर मैं इधर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दूं तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसको किसके अंदर चेंज कर देगी, वॉल्यूम के अंदर चेंज कर देगी, विच इज इक्वल टू में dv। और इफ दिस इज इक्वल टू में जीरो तो ये सारी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के। और इट प्रूव द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। Clear? If you will said that explain the Maxwell equation, so you will firstly describe the equations and then you will derive these equations with four derivations। तो इस इक्वेशन में भी हमने क्या यूज़ किया है, एम्पियर्स लॉ यूज़ किया है, तो एम्पियर्स लॉ का ये सिग्निफिकेंस देता है। दूसरी बात, ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तीसरी अगर हम बात देखें तो ये अपने को क्या बता देता है कि मोनोपोल कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचर के अंदर। नेचर के अंदर जब भी पोल एग्जिस्ट करेगा वो ऑलवेज किसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, पेयर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, कभी भी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर हम अगले कंसेप्ट पे बात करें विच इज़ वैक्यूम। अब हम जब भी किसी इक्वेशन को आपको वैक्यूम के अंदर करना हो तो याद रखिएगा जे ऑलवेज जीरो होता है, रो ऑलवेज जीरो होता है, म्यू म्यू नोट के इक्वल हो जाता है, ई नोट ई के इक्वल हो, ई नोट जो ई है वो ई नोट के इक्वल हो जाता है। क्लियर? ये कुछ जो खासियत है ये आपको पता होनी चाहिए। तो अब अपने को फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, माइनस करली बी वेक्टर बाय करली टी। क्लियर? तो इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं क्योंकि ना तो इसके अंदर जे है, ना डी है, ना बी है, ना कुछ भी नहीं है। अगर इसको दूसरी भाषा में अगर आप लिखना चाहें, अगर मैं बी को चेंज कर लूँ किसके अंदर, म्यू नोट एच के अंदर, तो यहाँ पर उसको आप चेंज कर सकते हैं म्यू नोट के अंदर। क्लियर? क्योंकि म्यू होगा तो आप उसे म्यू नोट लिख दीजिएगा, वो बात तो वही है ना, अब बात तो वही है। बस मैंने ऐसे लिख दिया, जहाँ म्यू नोट था वहाँ पे मैंने क्या, जहाँ पे कोई भी सरफेस एरिया नहीं था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मतलब म्यू को किसके अंदर से रिप्लेस करना, म्यू नोट के अंदर रिप्लेस करना जब भी वैक्यूम की बात आ जाए, वैक्यूम लिखा आ जाए। बाकी डेरिवेशन पूरे का एग्जैक्ट सेम है, बस आप क्या लीजिए, म्यू नोट को म्यू के अंदर, रो को जीरो, जे को जीरो पुट कर दीजिएगा। दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी, दूसरी इक्वेशन के ऊपर अगर हम जो है आप लोगों के साथ चर्चा करें कि दूसरी इक्वेशन आपकी एम्पियर्स लॉ की होती क्या है, तो ये होती है करली डी वेक्टर बाई डी टी। अब जे क्या हो गया, जीरो हो गया, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए जो जे है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, करली डी वेक्टर बाई डी टी इसके इक्वल। और करली डी को अगर मैं लिखूँ कि एप्साइल मीडियम के लिए लिखूँ तो ये लिख दूंगा, ये किसके लिए आ गई, मीडियम के लिए। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एप्साइल करली डी ई बाई डी टी, ये किसके लिए आ गई, मीडियम के लिए। और अगर वैक्यूम के लिए लिखूंगा तो ये क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन फॉर वैक्यूम। क्लियर? और अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो थर्ड इक्वेशन के अंदर देखिएगा, थर्ड इक्वेशन के अंदर हमने क्या लिया था, डी वेक्टर इज इक्वल टू रो, और रो क्या होता है, जीरो। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन फॉर वैक्यूम। और अगर फोर्थ इक्वेशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ इक्वेशन तो एज इट इज जीरो के इक्वल है, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। अगर बी को बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच करके लिखते हो तो अगर म्यू दिया हुआ तो उसको किसके अंदर बदल दोगे, म्यू नोट के अंदर बदल दोगे। बस दिस इज द सिंपल चेंज। क्लियर? और स्टैटिक्स करंट के लिए जो सारी इक्वेशंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, जीरो के इक्वल होती है। स्टेडी करंट का मतलब क्या है, स्टेडी करंट, एक लास्ट कंसेप्ट और सीख लीजिएगा। स्टेडी करंट, स्टेडी करंट का मतलब क्या होता है कि करंट रुका हुआ है। अगर करंट रुका हुआ है तो किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं होगा। करंट रुका हुआ क्या का मतलब क्या है कि चार्ज रुका हुआ है, चार्ज रुका हुआ मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो मैग्नेटिक डेंसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी। ठीक है? तो उस इक्वेशंस को भी आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बाकी मैक्सवेल की सारी इक्वेशन, मैक्सवेल की वैक्यूम के अंदर इक्वेशन अगर आपको करनी है तो पहले आपको वो सिंपल डेरिवेशन करना होगा और ये करना होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जिसके जल्द ही नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।